फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों को पता है कि मेरे चैनल पे पूरा मैथ्स का करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। और ये इस करंट अफेयर्स में हमने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम और स्टेट वाइज इंडेक्स वगैरह जितने भी सारे बहुत सारे टॉपिक को कवर करा दिया गया है। और आज हम जो कराएंगे वो रक्षा से संबंधित कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC सिविल सर्विस एग्जाम हो, BPSC टीचर एग्जाम हो या अदर भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, बहुत सारे एकेडमी का करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, ताकि आप जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी छूटे ना। चलिए तो शुरू करते हैं। रक्षा से संबंधित है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? रक्षा। ठीक है, डिफेंस से संबंधित है। तो पहला है अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन। तो अभ्यास मिलन 2024 हाल ही में INS विक्रांत पर आयोजित समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। तो कहाँ पे हुआ है अभ्यास मिलन 2024? जो है INS विक्रांत पर इसका आयोजन हुआ, जो विशाखापत्तनम के समुद्री चरण के अंत का प्रतीक है। मिलन 2024 पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में विशाखापत्तनम आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अभ्यास मिलन का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। यह जो है यह द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है और 12वां संस्करण था। इसमें शामिल कौन लिया था? तो INS विक्रांत शामिल लिया था। मिलन का केंद्रीय उद्देश्य है मित्रोत्तर सेनाओं के बीच पेशेवर संपर्क को बढ़ाना और समुद्र में बहुपक्षीय सेना के संचालन में अनुभव प्राप्त करना। जिसका उद्देश्य क्या है कि जो भी मित्रोत्तर सेना है उनके बीच पेशेवर संपर्क को बढ़ाना है और समुद्र में बहुपक्षीय बड़ी सेना के संचालन में अनुभव प्राप्त करना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपको 1995 में अंडमान निकोबार में सबसे पहले की गई थी। इस संस्करण में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया था। तो कौन कौन शामिल लिया था मिलन 2024 में? तो इसमें शामिल लिया था इंडोनेशिया था, श्रीलंका था, सिंगापुर, थाईलैंड के नौसेना भाग लिया था और भारत का तो था ही। भारत INS करंजी इसमें शामिल था। 2024 के अभ्यास 2 चरण में शामिल थे। अगला टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में। ठीक है, क्या है? अभ्यास दोस्ती या एक्सरसाइज दोस्ती। यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। तो किसके किसके बीच में होता है दोस्ती अभ्यास? तो भारत के, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है और त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका इसमें शामिल है। 1991 में पहली बार भारतीय और मालदीव तटरक्षक के बीच आयोजित किया गया था। सबसे पहले इसका आयोजन कब किया गया? तो 1991 में किया गया था, भारत और मालदीव के बीच में। श्रीलंका पहली बार 2012 में इसमें इस अभ्यास में शामिल था। श्रीलंका कब शामिल हुआ? 2012 में। दोस्ती आखिरी बार 2021 में आयोजित की गई थी, यानी 2021 में अभी तक आयोजित किया गया है, उसके बाद सभी आयोजन नहीं किया गया है। अभ्यास में समुद्री दुर्घटनाओं में सहायता प्रदान करने, समुद्री प्रदूषण को खत्म करने और तेल रिसाव जैसी स्थितियों के दौरान तटरक्षक की प्रक्रियाओं और आचरण पर अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोस्ती को और मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमता को बढ़ाना, अंतर संचालनीयता क्या करना है? दोस्ती को मजबूत करना है, आपसी परिचालन क्षमता को मजबूत बढ़ाना है और अंतर संचालनीयता का अभ्यास करना और भारत, श्रीलंका, मालदीव के तटरक्षक भी सहयोग का निर्माण करना है। तो इनका उद्देश्य यही है कि जो आपसी परिचालन क्षमता है उसको बढ़ा देना है, अंतर संचालनीयता को अभ्यास करना है और भारत, श्रीलंका, मालदीव के जो तटरक्षक है उसमें सहयोग करना एक दूसरे का। दोस्ती 16 ये अभ्यास का क्या था? 16वां संस्करण था। अभ्यास धर्म गार्जियन अभ्यास क्या है? धर्म गार्जियन 2024 एक्सरसाइज है। यह भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण 25 फरवरी 2024 को शुरू होता है। देखिए, धर्म गार्जियन किस किस बीच होता है? तो इंडिया तो इसमें होता ही है और साथ में कौन होता है? जापान होता है। तो इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होता है।
संयुक्त सेनाभ्यास है। और इस 5वां संस्करण था जो कि 25 फरवरी को शुरू हुआ और 9 मार्च को राजस्थान के महाजन फील्ड के फायरिंग रेंज में समाप्त हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था धर्मगढ़ जैन का। धर्मगढ़ जैन भारत और जापान के वैकल्पिक रूप में आयोजित किए जाने वाला वार्षिक अभ्यास है। क्या धर्मगढ़ जैन भारत और जापान के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाना, यह एक वार्षिक अभ्यास है, यानी हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने, सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने, संयुक्त क्षमताओं को बढ़ावा देना है। अभ्यास में उच्च शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास, बुनियादी विशेष हथियार कौशल दिया जाएगा, जिसमें अस्थायी ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए जाएंगे। इसमें बहुत सारा बात दिया गया है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा याद करना है कहाँ किसके किसके बीच में होता है। धर्मगढ़ जैन तो भारत और जापान के बीच में होता है और आयोजन इसका किया गया राजस्थान में। शुरू हुआ था 5वां संस्करण 25 फरवरी से शुरू हुआ, 9 मार्च तक यह चला है। तो अभ्यास से संबंधित नए क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्या अवार्ड एंड पुरस्कार, जो अवार्ड एंड ऑनर्स यानी पुरस्कार और सम्मान जो है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो एक कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे गुलजार, और संस्कृत विद्वान थे जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन दोनों को क्या दिया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो कवि गुलजार को और विद्वान थे जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये दूसरी बार है जब ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के लिए और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया गया है। दूसरी बार क्या है? सेकेंड बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संस्कृत के लिए दिया गया और 5वां बार उर्दू में दिया गया है। तो ये भी याद करेंगे कि दूसरा बार संस्कृत के लिए और 5वीं बार किसके? उर्दू के लिए दिया गया। गोवा के लेखक दामोदर मौजो को 2022 का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था और इसके पहले जो है उनको दामोदर मौजो को दिया गया था, गोवा के लेखक थे। और अभी किसे दिया गया है? कवि है, उर्दू कवि है गुलजार को, और संस्कृत के विद्वान जगतगुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को दिया गया है, दोनों आदमी को दिया। गुलजार के बारे में क्या है? गुलजार नाम से मशहूर संपूर्ण सिंह कालरा को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। क्या नाम है? गुलजार से मशहूर थे इनका, लेकिन जो ओरिजिनल नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा है, ठीक है। और उन्हें इस युग में बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। कविता में उन्होंने एक नई शैली त्रिवेणी का आविष्कार किया, जो 3 पंक्तियों की एक गैर मुखवा कविता थी। सॉरी, पहले उपलब्धि 2002 में है उर्दू के साहित्य के लिए एकेडमी पुरस्कार, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और उनके कार्यों के लिए कम से कम 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले उपलब्धि क्या था? 2002 में उर्दू के लिए इनको साहित्य अकेडमी दिया गया था। उसके बाद 2013 में दादा फाल्के दिया गया, 2004 में पद्म भूषण दिया गया। कम कार्यों के लिए, उनके कार्यों के लिए क्या कम से कम 5 राष्ट्रीय इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनके बेहतरीन कार्यों में से एक फिल्म इस्लाम डॉग मिलियनेयर का गीत है जय हो को शामिल है, जिसे 2009 में ऑस्कर पुरस्कार, 2010 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब राम भद्राचार्य क्या है? तो यह चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख है राम भद्राचार्य। उसके बाद एक मिनट, क्या है? चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख है, और वे एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक, और क्या है? एक तो शिक्षक है, नेता है, और 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। प्रसिद्ध साहित्य कृतियाँ राघव कृपा भाष्यम, भंगदूतम और अष्टावक्रम है इनका। कहाँ स्कूल चला गया? 1 मिनट के
इसको कहाँ गए जरा। तो रामभद्राचार्य क्या है, एक चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख है, और वह एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और 4 महाकाव्यों से 240 से अधिक पुस्तक और ग्रंथों के लेखक हैं। इनकी कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं राघव, कृपाभाष्यम, भंगदूतम और अष्टावक्र। किसका है, रामभद्राचार्य की कुछ कृतियाँ हैं। उसके बाद है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। तो हाल ही में क्या है, हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि वयोवृद्ध नेता जो है, कौन, वयोवृद्ध नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। उन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे 2002 से लेकर के 4 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, इनका जन्म हुआ था, और 1942 में राष्ट्रीय स्वयं संघ में ये शामिल हुए थे। 1947 में विभाजन के दौरान सिंध से दिल्ली आ गए थे। ठीक है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। लेकिन जब देश विभाजन है उसके बाद सिंध से दिल्ली आ गया। 1954 में स्थापित भारत रत्न जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न की स्थापना कब हुआ था, 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। अब है कि संगीत नाटक एकेडमी ने 2022-23 के लिए 6 आदमी और 6 आदमी एकेडमी रत्न और 92 अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है, संगीत एकेडमी के द्वारा दिया गया है। तो देखते हैं, प्रदर्शन कला क्षेत्र में 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को संगीत नाटक एकेडमी द्वारा एकेडमी फेलो या एकेडमी रत्न के रूप में चुना गया है। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एक महत्वपूर्ण सम्मान है जो प्रदर्शन कलाओं में प्राप्तकर्ताओं के आजीवन समर्पण और योगदान को मान्यता प्रदान देता है। ठीक है, तो 6 एकेडमी रत्न और 92 पुरस्कार की घोषणा की है। एकेडमी पुरस्कार किसने, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने RPSF कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। तो राष्ट्रपति के द्वारा RPSF कांस्टेबल है, उनको जीवन रक्षा पदक सम्मानित किया गया है। तो भारत के माननीय राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2024 पर एक महत्वपूर्ण समारोह में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF को क्या कि एक कांस्टेबल श्री शशिकांत कुमार को प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक प्रदान किया। तो किसे दिया गया है, शशिकांत प्रसाद को दिया गया है। यह सम्मानित मान्यता खतरे के सामने कुमार की असाधारण वीरता और निस्वार्थता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। ठीक है, तो किसे दिया गया, शशिकांत कुमार को दिया गया प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे दिया गया। नेक्स्ट है कि शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर ने भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयासों, वैश्विक शांति के लिए उनकी संपूर्ण समझ और फ्रांस के साथ उनकी दोस्ती के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे दिया गया, तो शशि थरूर को दिया गया। नेक्स्ट है कि REC सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार प्राप्त किया है। तो REC सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार प्राप्त किया। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अग्रणी NBFC REC लिमिटेड को सतत वित्त के लिए एसेट ट्रिपल अवार्ड्स में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मान्यता सतत वित्त और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति REC की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नेक्स्ट है कि वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24 में जल उत्कृष्टता को मान्यता देता है। तो वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023-24 में जल प्रबंधन में नवाचार उत्कृष्टता का प्रश्न बनाने वाला एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम 5 फरवरी 2024 को 18वें वर्ष सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ठीक है,
तो वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड की घोषणा की गई है। इसका आयोजन किया गया। शांति के लिए जल योद्धा इसका थीम रहा है। इसका थीम क्या था? तो शांति के लिए जल योद्धा रहा था। और पुरस्कार जल स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगात्मक कार्रवाई और नवाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जल चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रयासों को स्वीकार करने पर केंद्रित है। जल शक्ति मंत्रालय माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी उपस्थिति की इस अवसर पर शोभा बढ़ाई और कार्रवाई का महत्वपूर्ण बना दिया। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2024 में जल उत्कृष्टता को मान्यता देता है। इसकी घोषणा की गई थी, जिसका थीम था शांति के लिए जल योद्धा। 2023-24 के विजेताओं में शामिल है नोएडा प्राधिकरण, सबसेट एसटीपी, सीवेज उपचार संयंत्र और जल पुनः उपयोग श्रेणी में इन्होंने पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ एसटीपी का। और टाटा स्टील का फेरो मिस और खनिज प्रभाग जो है डिजिटलीकरण में उत्कृष्टता श्रेणी में जीता है। तो इनमें जो विजेता रहा है, तो नोएडा प्राधिकरण किस क्षेत्र में रहा है? तो सबसेट एसटीपी यानी सीवेज जो उपचार संयंत्र है उसमें, और पुनः जल उपयोग की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वैसे ही टाटा स्टील फेरो मिस और खनिज विभाग जो है डिजिटलीकरण में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है कि नीमा सरीखानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। किसने? नीमा सरीखानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। तो नीमा सरीखानी ने लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार आइस बेड नामक एक छोटे से हिमखंड पर सोते हुए ध्रुवीय भालू की छवि के लिए प्रदान किया जाता है।